કેમ છો? મજામાં. મજામાં? कैसा लग रहा है? अच्छा. अब तक सब कुछ अच्छा अच्छा पढ़ा होगा आपने, आयुर्वेद के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा आप पढ़ के आए। हर कोई आदमी आया वो बताया हुआ आयुर्वेद में ये स्कोप है, आयुर्वेद इतना अच्छा है, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, बट कैसे करोगे? हैं? कैसे करोगे? उसके लिए आपको आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना? तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, है ना? वो आपको पहले पता होना चाहिए। आपका सिलेबस कितना है, क्या रूल्स हैं, आप एडमिशन किस टाइप से आते हैं, आपने एडमिशन लिया होगा तो किस तरह से लिया होगा, आपको किस कौन सी डिग्री मिलेगी, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है? कौन सी रेगुलेटिंग बॉडी है आपकी, कौन कौन से रूल्स हैं पढ़ने के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स का पेपर होगा, हैं? सही बात है ना? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आज से पहले जो पढ़ा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कंफ्यूज हो गए? ऐसा लगता है कंफ्यूज हो गए कि अब तक जो पढ़ रहे थे वो इम्पोर्टेंट है या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? चलो ये बताओ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले कितने लोग हैं? बता। चलो, और जो अब तक पढ़ा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कितने हैं? नहीं है बिल्कुल, कोई बात नहीं। चलो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट पहले ये इम्पोर्टेंट है, बाद में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप अभी अपना टॉपिक आज का है ट्रांजिशन करिकुलम के बारे में, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ट्रांजिशन क्यूरिकुलम का मतलब क्या होता है, ये तो बता ही दिया होगा ना? है ट्रांजिशन का मतलब, है ना? तो जब एक फेज से दूसरे फेज में आप मूव कर रहे हो, है ना? जैसे अभी क्या हो रहा है, कौन सी सीजन में चेंज हो रही है? शरद ऋतु शिशिर ऋतु की तरफ जा रही है, हैं? ऋतुएं कितनी होती हैं? 3 नहीं 6, ठीक है? तो 6 ऋतुओं में से अभी शरद ऋतु जो गई है, अब हम शिशिर की तरफ बढ़ रहे हैं, हेमंत की तरफ या शिशिर की तरफ, है ना? हेमंत की तरफ। तो 6 ऋतुओं में से ये क्या है? ट्रांजिशन पीरियड है। तो आपका भी यही ट्रांजिशन पीरियड है कि आप 12th से ग्रेजुएशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? तो अपना लेक्चर है एन ओवरव्यू, ओरिएंटेशन लेक्चर, एन ओवरव्यू ऑफ द curriculum and the subject including highlights of the MSc 2022, ठीक है? ट्रांजिशन करिकुलम के बारे में तो आपको पता ही है, एक्टिविटीज़ है, ये है, आपके क्या क्या डिस्कशंस करेंगे हम, कैसे आयुर्वेद में हम आगे बढ़ सकते हैं, ये आपका रोल क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, ये सब आपको सेट करना है, ठीक है? उससे पहले गोल सेट तो आपने कर लिया, तो उसके लिए आपको पहले एग्जाम पास करनी है, तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस इसके अंदर ये MSE, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रेगुलेशन, ठीक है, एजुकेशन, और MSR, 2 वर्ड आएंगे आपको सुनने को मिलेंगे, MSR मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रेगुलेशंस, ठीक है? तो दोनों वर्ड अलग अलग हैं और दोनों ड्राफ्ट भी अलग अलग हैं, गवर्नमेंट दोनों ही चीज़ अलग अलग निकालती है। MSR रेगुलेशंस अलग अलग हैं और स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, ठीक है? एजुकेशन। नेक्स्ट, तो MSc कौन ड्राफ्ट करता है? मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो करती है NCISM,
नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCISM, ठीक है, सेंट्रल बॉडी है। तो ये आपका मिनिमम स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करती है, ठीक है। तो these regulations may be called National Commission NCISM minimum standards of undergraduate Ayurveda education। अंडर ग्रेजुएट के लिए नियम अलग है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नियम अलग है, फैकल्टीज के नियम अलग है एक ही ड्राफ्ट में, बट दो तीनों में डिफरेंस है। आपके लिए जो जरूरत है वो मैं आपको बढ़ाऊंगा, बाकी के रूल्स रेगुलेशंस आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपका कोर्स जिसके में आपने एंटर किए हुए, ठीक है, तो BAMS की फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी सुनी होगी, और तो वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो क्यों इसमें क्या हो, क्यों बनाया, इसके बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी का क्या क्या पार्ट है, ठीक है। तो इसमें मेन पार्ट है अष्टांग आयुर्वेद, ठीक है। तो अष्टांग आयुर्वेद में टोटल आयुर्वेद के 8 अंग हैं। उन 8 अंगों के बारे में पूरा फर्स्ट टू फाइनल तक आपको डिटेल जानना है, ठीक है। अब 8 अंग कौन कौन से हैं, किसी ने बताए होंगे, नहीं बताए तो बता देता हूँ। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दष्टा, जरा और विषय, ये 8 सब्जेक्ट्स हैं एक तरह से, इनको आयुर्वेद के 8 अंग माना जाता है, ठीक है। तो काय जो होता है, काय मीन्स बॉडी, ठीक है, तो बॉडी के बारे में पूरा जानना उसके बारे में। बाल मीन्स पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक्स बच्चे के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, ठीक है। ग्रह ये दूसरा वाला पार्ट है, मनोचिकित्सा वाला, ठीक है, मनोचिकित्सा वाला। तीसरा काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग किसको कहते हैं, ऊर्ध्व अंग, ऊर्ध्व मीन्स अपर पार्ट के अंग, किनको बोलते हैं, ENT वाला पोर्शन, ठीक है। ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, शल्य इट मीन्स सर्जरी, मतलब हम कंपेरेट कर रहे हैं बट एक्चुअल में मीनिंग नहीं होगा, खाली हम कंपेरेटिव स्टडी इतना सा याद रखने के लिए कि हम उसको शल्य को सर्जरी बोल रहे हैं, बाकी कंप्लीटली हम कह नहीं सकते कि ये शल्य सर्जरी होता है। जैसे आयुर्वेद को हम बात को एयर नहीं कह सकते, इसी तरह से शल्य को सर्जरी नहीं कह सकते, ठीक है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको जब पढ़ोगे तो मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। शल्य, दष्टा, दष्टा में क्या टॉक्सिकोलॉजी आता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी टॉक्सिक रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, किस तरह के क्या क्या टॉक्सिन्स होते हैं, वो सब उसके अंदर आएंगे। और जरा और विषय, जरा इट मीन्स एजिंग फैक्टर, रसायन चिकित्सा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, रसायन चिकित्सा जहाँ आती है। और विषय जो होता है वो वाजीकरण, रसायन और वाजीकरण दोनों एक ही जगह पर मेंशन मिलेगा आपको अलग अलग बुक्स में। हाँ, इनके लिए पर्टिकुलर स्पेशली कोई जरा या विषय जो है रसायन और वाजीकरण के लिए स्पेशल बुक्स नहीं है, हमारे जो ग्रंथ हैं उन्हीं के अंदर आपको सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन अलग अलग पार्ट में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आप सोचो कि हमें इस पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर बुक चाहिए तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमारे जो रेफरेंसेस बुक्स हैं उनके अंदर ही आपको इनसे रिलेटेड पोर्शन चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है उसके बारे में ये लिखा है, कंटेम्प्रेरी अष्टांग आयुर्वेद along with the contemporary advances in the field of Ayurveda supplemented with knowledge of scientific and technological advances in modern science and technology along with the extensive practical training as an efficient physicians and surgeons for the healthcare services. Okay? तो आपको फील्ड में जाकर के प्रैक्टिस करनी है, क्लिनिशियन अच्छा क्लिनिशियन बनना है, तो उसके लिए आपको ये डिग्री
कर रहे हैं, ठीक है। मेन मोटो क्या है आपका? डॉक्टर बनना, है ना। बाकी एक्स्ट्रा जो है वो आप कर सकते हैं, पर मेन मोटो बीएमएस करने के बाद में आदमी क्या सोचेगा? क्लिनिक करना, ठीक है। पेशेंट देखो, ट्रीटमेंट करो, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन, आपको पता ही है कि आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो आपके लिए सबसे पहले क्या दिया था आपने? नीट, ठीक है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आपने पास किया, उसके अंदर फिर आपका परसेंटेज देखा गया कि कितने परसेंटेज आपके थे, और उसमें कितना कोटा आपका स्टेट का है और कितना सेंट्रल का कोटा है। तो सेंट्रल की कोटे की सीट्स जो थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो सीट मैट्रिक्स है वो 50% ऑफ ऑल इंडिया कोटा है एंड 85% स्टेट कोटा है, ठीक है। तो आप दोनों कोटे से आ सकते हैं, कोई भी कॉलेज है वहाँ पर सीटें फिक्स होती हैं, एक सेंट्रल कोटे की होती है और स्टेट कोटे की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके ड्यूरेशन ऑफ बीएमएस प्रोग्राम कितने साल का है? 5.5 ईयर टोटल, बट थियोरी एंड इंटर्नशिप दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो 4 and 5 प्लस 1 ईयर। काउंट कैसे करेंगे हम? 4.5 थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है, एंड देन इंटर्नशिप 1 ईयर, ओके। तो 1.5 18 मंथ के 3 प्रोफेशनल रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। देन लास्ट में 12 मंथ का रहेगा कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप, ठीक है। तो इंटर्नशिप किस तरह से होगी उसके बारे में डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डिग्री टू बी अवार्डेड, आपको डिग्री मिलेगी एक, उसके ऊपर नाम मेंशन होगा, तो वो होगा आयुर्वेदाचार्य। आपकी डिग्री के ऊपर जो नाम मेंशन होगा वो होगा आयुर्वेदाचार्य, ठीक है। ऐसे ही एमडी होती है, तो एमडी में होता है आयुर्वेद वाचस्पति, ठीक है। तो वो आगे जब आप पढ़ोगे तो सब आएगा, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आपका मीडियम जैसे गुजरात गवर्नमेंट में है तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेट थोड़ा डिफर कर रहा है, बाकी इंग्लिश मीडियम सबके लिए, ठीक है। तो बोथ मीडियम, एक तो स्टेट लैंग्वेज में और दूसरा इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम तो आपके लिए कंपलसरी है ही, बाकी स्टेट लैंग्वेज भी आपके लिए एक ऑप्शनल है जिसमें आप कभी कभी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप संस्कृत की लैंग्वेज तो तीसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो इसमें नहीं लिखा है, संस्कृत, है ना। वो आपको बहुत कंपलसरी है आना, अदरवाइज आप संस्कृत नहीं आएगा तो आपको रेफरेंस बुक समझ नहीं आएगी, ठीक है। आप 12th में शायद संस्कृत पढ़ी होगी, पढ़ी है? नहीं पढ़ी? किसी ने? अच्छा, वो ऑप्शनल में थी, ठीक है। तो ऑप्शनल की वजह से कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, और गुजरात में संस्कृत पढ़ने का शायद कम ही प्रचलन है, बट अब तो यहाँ संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो ध्यान रखना कि आप फर्स्ट ईयर में संस्कृत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जब तक फाइनल में आओगे तब तक संस्कृत वापस भूल जाओगे। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में संस्कृत अच्छे से पढ़ लेना, हो सके जितना कोशिश करना आप कोटेशन पढ़ने की, ठीक है। चाहे कोई भी बुक हो, आप कोटेशन पढ़ना ही है, याद करना है नहीं करना है वो अलग बात, पढ़ना है, उसको समझना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो पढ़ करके समझ आ गया तो आप आगे की जो रेफरेंसेस बुक्स हैं वो समझ पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि अभी तो हम पास होके निकल जाएंगे, सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी।
थर्ड ईयर में आएंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। और मान लो बाई चांस आपसे सिलेक्शन हो गया पीजी में, तो वहां तो टीकाएं आएंगी, कमेंट्रीज आएंगी, वो टोटल संस्कृत में होती है। और संस्कृत टू संस्कृत ही उसका जो होता है लिटरेचर होता है पूरा। तो कमेंट्रीज में फिर वहां संस्कृत समझनी पड़ेगी, हर चीज संस्कृत में वहां लिखी हुई है, ठीक है। तो आप मीनिंगलेस हो जाओगे। अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, आप मीनिंग नहीं निकालना आता है, तो आप मीनिंगलेस हो जाओगे। उस टाइम पर आपको समझ नहीं आएगा कि हमें करें क्या, ठीक है। तो फिर से बैकफुट पे आना पड़ेगा। ओके, तो संस्कृत आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान से पढ़ना, बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, ठीक है। देन पैटर्न ऑफ द स्टडी। BMS प्रोग्राम्स shall consist of मेन प्रोग्राम्स एंड इलेक्टिव्स, ठीक है। तो दो प्रोग्राम है, मेन एंड इलेक्टिव। आपके एग्जाम के दो प्रोग्राम है, जिसमें एक मेन पार्ट है और दूसरा इलेक्टिव है, बट दोनों ही कंपलसरी है, ठीक है। इससे पहले इंडक्शन प्रोग्राम जो अभी आपका 15 डेज का चल रहा है, ठीक है, इसको ट्रांजिशन करिकुलम जिसे कहते हैं, ये इंडक्शन प्रोग्राम, ये आपके सिलेबस से जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे एक्स्ट्रा है। ये 15 डेज आपके एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। ये आपके अटेंडेंस में काउंटेबल नहीं है, ये एक्स्ट्रा आपका चल रहा है, ठीक है। वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है कि आपको इसका बेनिफिट देना है नहीं देना है, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। इंस्टीट्यूट देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू रूल्स ये इसके एक्स्ट्रा 15 डेज आपको मिलते हैं। टोटल वर्किंग डेज ईच प्रोफेशनल शैल नॉट लेस देन 320 डेज, ठीक है। एक प्रोफेशनल जो है उसमें 320 डेज दिए गए हैं। और टोटल वर्किंग डेज जो है आपके फर्स्ट प्रोफेशनल में कितने होने चाहिए? नॉट लेस देन 355 डेज एक्सेप्ट फॉर 15 डेज ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो इससे कम नहीं होने चाहिए। देन टोटल टीचिंग आवर्स ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल shall not be less than 1920, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल में आपको टोटल इतने टीचिंग आवर्स मिलेंगे, ठीक है, अगर आप बंक नहीं मारोगे तो, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे छुट्टियों पे रहें, क्लास अटेंड नहीं करें, तो अगर आप रेगुलर रहोगे तो इतने आवर्स आपके होते हैं। नेक्स्ट, टोटल टीचिंग आवर्स सेकंड में इसी तरह से जो है इन द रेगुलर टाइम टेबल फॉर ऑल बैचेस। नेक्स्ट, आपके सब्जेक्ट्स फर्स्ट प्रोफेशनल्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? ये है फर्स्ट, ये कोड है तो आपको इससे निर्धारित जाना है, ज़्यादा है नहीं। ये कोड आपके जब सब्जेक्ट का पेपर आएगा तो उसमें लिखा हुआ आएगा, ठीक है, या फिर आपके मार्कशीट में भी लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से कोड बनाए हुए हैं, AY, UG, SN एंड AI, ठीक है। तो SN मीन संस्कृतम एंड AI फॉर आयुर्वेद इतिहास, ठीक है। PV पदार्थ विज्ञान, KS क्रिया शारीर, RS रचना शारीर और SA1 संहिता अध्ययन, ठीक है। इतने सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट ईयर में आएंगे, ठीक है। इनको इक्विवेलेंट टर्म्स क्या जो है मॉडर्न टर्म्स में क्या बोलते हैं, वो है संस्कृत, सब जानते ही हैं, आयुर्वेद हिस्ट्री जो है इतिहास कहलाता है। देन पदार्थ विज्ञान, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद एंड क्वांटम मैकेनिज्म्स, ठीक है, वो पदार्थ विज्ञान कहलाता है। क्वांटम मैकेनिज्म, सोचना कि पदार्थ विज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे ज्यादा टिपिकल लगेगा आप लोगों को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इसमें याद करने में। क्यों? क्योंकि आप रटते हो, आपको आदत है रटने की, आप समझना नहीं चाहते। आप अब रटने की आदत छोड़ देना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर
थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ और उस तरह से चीज़ें हैं, तो आप उनकी तरफ थोड़ा सा सोचोगे और थोड़ा सा पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप सोचोगे कि नहीं मैं रट लूँ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी कहीं पर दूर से आपको यहाँ से दिख रहा है धुआं निकल रहा है, ठीक है, दूर कहीं दिख रहा है धुआं निकल रहा है, इसका मतलब क्या, आग है कि नहीं होती है ना। तो ऐसे ही है, आपको दिख नहीं रहा बट है, दिख नहीं रहा है, तो उसका जो बैक वाला पोर्शन है वो आपको आप्तोपदेश से बताया जाएगा। आप्तोपदेश जो पहले से बता दिया गया है, ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहते हैं, वो है पदार्थ विज्ञान। ठीक है, क्रिया शारीर ह्यूमन फिजियोलॉजी, रचना शारीर ह्यूमन एनाटॉमी, एंड संहिता द क्लासिकल टेस्ट, आयुर्वेद के जो क्लासिकल टेस्ट है मेन, वो संहिता सिद्धांत में आएगा, चरक सुश्रुत जो भी है। ठीक है, अष्टांग और भी आएंगे। ठीक है, देन ये तो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा आपके इलेक्टिव्स रहेंगे, मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में 3 इलेक्टिव्स आपके रहेंगे, वो आपको कंपलसरी कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट्स फॉर सेकेंड प्रोफेशनल, फर्स्ट डीजी फॉर द्रवगुण, आरबी फॉर रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, आरएन रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, एटी अगस्त तंत्र विधि वैद्यक, ऐसे 2, ये ऐसे 2 जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में चलेगा। ठीक है, संहिता अध्ययन, एंड एसडब्ल्यू स्वस्थ व्रतम एंड योगा। ठीक है, एंड इलेक्टिव्स यहाँ भी रहेंगे मिनिमम 3, तो तीनों एच में जो है तीन इलेक्टिव्स हैं, तीनों ही। अब ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल आप पढ़ ही लोगे, सेकेंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे। बाकी आपको एमएससी 2022 अगर आप नेट पे गूगल में डालोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में है, आप डाउनलोड करके एमएससी भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके काम का इतना है जितना मैं बता रहा हूँ, बाकी का वो आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग है, क्योंकि आप अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं। नेक्स्ट, ये थर्ड प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स हैं। केसी जिसे मैं बताया था ना, काय 8 अंगों में जो बताया था, तो केसी काय चिकित्सा, पीके पंचकर्मा, ठीक है, एंड एसटी शल्य तंत्र, एसएल शालाक्य तंत्र, शालाक्य और शल्य, शालाक्य ईएनटी वाला पोर्शन, ठीक है, शल्य सर्जरी वाला पोर्शन, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग गायनेक वाला पोर्शन, ठीक है, कुमार वृत्य पीडियाट्रिक्स वाला पोर्शन, देन संहिता अध्ययन 3, ठीक है, वहाँ पर चरक पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में डिवीजन किया गया। ठीक है, देन आत्यायिक चिकित्सा जो है इमरजेंसी मेडिसिन, उसका भी आपका सिलेबस का पार्ट है। एंड एक और छोटा सा पार्ट है, उसको बोलते हैं आरएम रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये यहाँ पर एक आपको बताने के लिए रखा गया है, पहले नहीं था, पहले के सिलेबस में नहीं था, ये अभी नए सिलेबस में आया है। क्योंकि आप जब यहाँ से आगे बढ़ते हो, अगर आपको रिसर्च में जाना है, आपको पीजी करनी है, पीएचडी करनी है, या कोई नया इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में है, तो आपको रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। रिसर्च के बिना आप उसको मार्केट में नहीं उतार सकते। ठीक है, तो विदाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी आप आगे का फील्ड चूज नहीं कर पाओगे। केवल जो टीचिंग फील्ड है उसको छोड़ के, टीचिंग में आप ठीक है, पीजी करने के बाद मैं टीचिंग करने लग गया, ठीक है,
तो टीचिंग में आपको पढ़ाना ही है, पढ़ना है बस। जबकि आप जब फील्ड में बैठोगे, ट्रीटमेंट करने लगोगे, अगर कोई मेडिसिन आप बनाना चाहते हो या मार्केट में लाना चाहते हो, तो उसके लिए जो R&D डिपार्टमेंट, जिसके बारे में कुछ बताया होगा पहले किसी ने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पर ये काम है। आपको अगर कोई बुक लिखनी है, कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है, तो वहाँ भी यही काम है। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल तक इतना काम नहीं आएगा, बट जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी है थोड़ा बहुत रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स जो है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया जाएगा। देन इलेक्टिव्स हैं, वो भी मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में दिए हुए हैं। नेक्स्ट, electives to provide opportunity to select student of Ayurveda to get introduced, exposed and oriented to various allied subjects that are required to understand and build interdisciplinary approach। जिसकी आज तक आप बात करते हैं, आप सुनते आए हो, लोग बताते आए, है ना? अभी तक यही बताया होगा लोगों ने कि आयुर्वेद में ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये इलेक्टिव्स रखे गए हैं कि आप आयुर्वेद के इतर, आयुर्वेद से बाहर भी सोचो और क्या क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं। तो वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपको इलेक्टिव्स जो है वो डिजायरेबल है, उनमें आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट्स उसमें दे रखे हैं, उनमें से आपको कुछ पॉइंट्स वो है सेलेक्ट करने पड़ेंगे और कंपलसरी पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम में पास नहीं कहलाओगे। ठीक है, ईच कंडक्टेड एज ऑनलाइन, ये जो है प्रोग्राम ऑनलाइन कंडक्ट होगा NCISM के थ्रू। जो सेंट्रल बॉडी है वहाँ से ऑनलाइन ही कंडक्ट होते हैं वो। वहाँ पर आपको वो कितने आवर्स के वो उसमें लिखे हुए हैं, 45 आवर्स के टोटल 9 इलेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड इनटू 5 मॉड्यूल्स, देन 1 मॉड्यूल इक्वल टू 9 आवर्स। ओके, तो 9 आवर्स आपको इसके अंदर है। तो 5 आवर्स ऑफ टीचिंग, 2 आवर्स ऑफ गाइडेड लर्निंग एंड 1 आवर्स each of 4 expert interaction or reflection and assessment, and in total each electives have 25 hours of teaching, 10 hours of guided learning and 5 hours of expert interaction and 5 hours of assessment। ठीक है, तो इस तरह से आपके इनको डिवाइड किया है आवर्स को, और ये ऑनलाइन मैनेजमेंट सारा ऑनलाइन चलेगा। तो आपको ये आवर्स और ऑनलाइन ही आपको पढ़ना है और वो पास करने हैं, वहाँ से ही पास हो गए, यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। आप खाली सेलेक्ट करोगे ऑनलाइन कि हाँ मैं इस पॉइंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट है और मैं इसके ऊपर इलेक्टिव सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये आप इस तरह से ये टीचिंग आवर्स इसमें डिवाइडेड है और आप इनको सेलेक्ट करके, और इसके अंदर कंपलसरी पास होना है। अब कितने मार्क्स मिलेंगे वो उसके अंदर आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब तक तो आप थियोरेटिकल पार्ट ही पढ़ रहे थे, है ना। एग्जामिनेशंस, द स्टूडेंट हु फेल्ड इन 1 or 2 subject of first professional shall be allowed to keep term of the second professional session and to appear the second professional। अगर किसी स्टूडेंट ने 1 और 2 एग्जाम में फेल हुआ है सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वो सेकेंड ईयर में प्रमोट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब 3 और सब्जेक्ट मोर देन 3 होगा तो वो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं होगा। ये ध्यान रखना खास कि आपको 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर फेल हो गए तो आप बाहर, आप 6 मंथ डायरेक्टली लेट हो गए, 5.5 साल खत्म होने के बाद भी आपको 6 महीने और, ठीक है, तो 6 मंथ लेट हो गए
to the students who failed in more than 2 subjects shall not be allowed to keep term in second professional session, and the subsequent supplementary examination of the first professional shall be held every 6 months. तो 6 महीने बाद में जब फर्स्ट ईयर की एग्जाम होगी उसके साथ आपको उसमें अपीयर, आपके सब्जेक्ट में अपीयर होना जिसमें आप फेल हुए हो, ठीक है। तो 6 महीने सीधे सीधे लेट, 5.5 साल का कोर्स आप करोगे 6 साल में, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर और डिले होगे, ठीक है, तो वो आप सोच लो कि आप कितने साल में पूरी करनी है BMS। द स्टूडेंट हु फेल्ड 1 or 2 सब्जेक्ट ऑफ सेकंड प्रोफेशनल, इसी तरह से थर्ड प्रोफेशनल में जाएगा। एंड द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मोर देन 2 सब्जेक्ट्स शैल नॉट बी अलाउड टू कीप थर्ड टर्म session. The subsequent supplementary examination of second professional shall be held every 6 months. Next, before appearing the third professional, ये ध्यान रखना कि जब आप थर्ड ईयर के एग्जाम में अपीयर हो गए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लियर है या नहीं पता नहीं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन द स्टूडेंट शैल हैव टू पास ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोफेशनल्स, कंप्लीट सब सब्जेक्ट में अगर आप क्लियर हो, एंड सेल क्वालिफाई 9 इलेक्टिव्स ऑल्सो। अगर आपने ये सब कंप्लीट क्लियर कर रखा है तो ही आप थर्ड ईयर के एग्जाम में बैठ पाओगे, अदरवाइज नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। तो इतने एग्जाम्स आप पहले पास करोगे तो ही थर्ड ईयर के एग्जाम पास कर पाओगे, बैठ उसमें अपीयर नहीं हो पाओगे, ओके। The subsequent supplementary examination of the third professional will be held every 6 months, ठीक है। तो फिर आप वो जितने 6 महीने लेट हो गए उसके हिसाब से कैलकुलेट करते जाओगे, तो टोटल देयर शैल बी नो सेपरेट क्लास फॉर ओड बैच स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 6 महीने लेट हो गए, मान लो आपकी क्लास में से 5 बच्चे, आप 6 महीने लेट हो गए, तो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगी, दोनों तरफ नुकसान है, समझे। सेकेंड ईयर का आधा पोर्शन गया, खत्म हो गया, आपसे चला गया, आप बिटवीन से सेकेंड ईयर में बैठोगे, मान लो आपने 2-3 सब्जेक्ट के ऊपर पास कर लिया, जैसे फर्स्ट 6 महीने बाद क्लियर हो गया, आप आए तो आधा सिलेबस हो चुका होगा, और आधे सिलेबस में जब आप बैठोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं, ठीक है। तो हो सके तो पहली बार में ही एग्जाम में क्लियर कर लेना, ठीक है। Those students who could not keep the term and the students has to attend the class along with regular batch or with junior batch as applicable. जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उस बैच में आपको बैठना पड़ेगा। अब आपको हो सकता है जूनियर्स के साथ बैठना पड़े, ठीक है। तो आप सोच लो आपको जूनियर्स के साथ बैठना है कि अपने बैच वालों के साथ बैठना है। नेक्स्ट, टू become eligible for joining the compulsory rotatory internship program, all 3 professionals examinations shall be passed and qualified in 9 electives within a period of 10 years. आप मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे तो आप BMS को करने के लिए आपको केवल 10 साल मिलेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 10 साल में आपको एनी हाउ कंप्लीट करनी है। कोई ऐसा स्टूडेंट हो तो हमें तो 5.5 में पूरी करनी है, ठीक है। द थ्योरी एग्जाम शैल हैव 20% मार्क्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब थ्योरी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें से 20% जो MCQ आएंगे, देन कितना है 40% है, 40% SAQ, इट मींस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन,
एंड 40% लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इस तरह से आपका पेपर पैटर्न है, ठीक है। जब पेपर आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 20% जो है एमसीक्यू, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एसएक्यू और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एलएक्यू 40%। Minimum marks required to passing the examination shall be 50% both theory and practical separately। आपको पास होना है तो दोनों में 50% मार्क्स आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरी पास कर लिया तो प्रैक्टिकल ना हुआ तो भी आपको दोबारा एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल पास हो गया और थ्योरी नहीं हुआ तो भी दोबारा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना कि आपको दोनों ही पास करनी है, ओके। इवोल्यूशन ऑफ इलेक्टिव्स, इलेक्टिव्स का इवोल्यूशन क्या है? तो इलेक्टिव शैल बी इवैल्यूएटेड इन टर्म ऑफ अटेंडेंस एंड असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन द स्टूडेंट शैल बी अवॉर्डेड क्रेडिट्स एज वेल एज ग्रेड्स एज अंडर, ठीक है। उसमें कुछ ग्रेड्स मिलेंगे आपको। 1 क्रेडिट शैल बी अवॉर्डेड फॉर अटेंडिंग मिनिमम 5 hours of a modular program and a students can earn maximum 5 credits of each electives, ठीक है। कितने क्रेडिट्स मिलेंगे? 5 hours का 1 क्रेडिट है और आप मैक्सिमम 5 क्रेडिट्स तक ले सकते हैं, ठीक है। तो 25 आवर्स जब आप दोगे तो आप जाकर के 1 क्रेडिट्स कंप्लीट, वो 5 क्रेडिट कंप्लीट होगा, ठीक है। देन असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईच मॉड्यूल्स एंड एवरेज ऑफ 5 मॉड्यूलर असेसमेंट शैल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रेडिंग। अब इसमें आपके कितने